बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे, कल वाली बात से शुरू करते हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो ये वो ग्राफ था, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें मिस होगी कल, वो ज़रा मैं जल्दी में था तो वो मैं ऐड नहीं कर पाया, तो वो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो केल्विन स्केल इज डेवलप्ड बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस। आप देख रहे हैं बेटा, टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस है एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस अलोंग द वाई एक्सिस। ये वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस है। स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। ये एक स्ट्रेट लाइन आती है और ये 0 केल्विन पे कट करती है, जो कि एक्चुअली -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये लाइन डायरेक्टली कट नहीं करती। मैंने कल भी अर्ज किया था कि अगर हम इस लाइन को जेन्युइनली ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से करके ड्रॉ होती है कि यहाँ से ये इस तरह सीधी हो जाती है, क्योंकि इसके जो होते हैं वॉल्यूम, वो बेटे कभी जीरो नहीं हुआ करता, ठीक है। आइडियल गैस का वॉल्यूम हम जीरो मानते हैं। जो रियल गैस है, जो नेचर में पाई जाती है बेटा, उसका वॉल्यूम कभी जीरो नहीं हुआ करता। तो एक्चुअली ये ग्राफ फिर इस तरह से ऐसे करके ये सीधा चला जाता है एंड दिस इज 0 ऑफ द केल्विन स्केल और ये -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। जी बेटा, कहते हैं दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर व्हिच वुड हैव एवर बीन अचीव्ड। और ये कहता है कि ये सब्सटेंस रिमेन्स इन द गैसियस स्टेट हो तो ये मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है। तमाम गैसेस इस टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले पहले ही या तो लिक्विफाई हो जाती है या सॉलिडिफाई हो जाती है। जी बेटा, ग्रेटर द मास, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर मास ज्यादा ले लें तो फिर बेटा ये ग्राफ कैसे हो जाता है, ये जरा देखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाता है, ठीक है। लेकिन एट द एंड वो सारे के सारे जो कर्व्स हैं वो एक ही पॉइंट पे मर्ज कर रहे होते हैं, दैट इज 0 केल्विन, ठीक है। ऑल सच स्ट्रेट लाइंस एक्स्ट्रापोलेट, जब उन्हें एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है तो वो एक ही पॉइंट को टच करती हैं, दैट इज 0 ऑफ द केल्विन। थैंक यू, ये क्लियर हो गया जी हमारा पिछला टॉपिक जो थोड़ा सा रहता था। आज हम अपने नए टॉपिक की तरफ आ रहे हैं एंड दिस इज स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री। ये बात आपके लिए नई हरगिज नहीं है, ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हुए हैं कि देयर आर 3 स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट में यूज होती है। वो 3 स्केल कौन सी हैं? पहली सेंटीग्रेड, और इसे हम सेल्सियस स्केल भी कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट इसमें पानी का 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और एट 1 atm इसके अंदर 100 डिवीजन होते हैं और हर पार्ट जो होता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है। सेकंड स्केल इज फ़ारेनहाइट स्केल। और फ़ारेनहाइट स्केल जो होती है, इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट 212 यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एट 1 atm प्रेशर। इसके अंदर बेटा 180 डिवीजन होते हैं और ईच पार्ट जो है दैट इज नोन एज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। रिमेंबर वन पर्टिकुलर थिंग, वो क्या है कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट बेटा दोनों में डिग्री लगता है, लेकिन जो ये वाली स्केल है एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल, ठीक है, ये तीसरी स्केल है। तो इसमें बेटा क्या होता है, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 273 केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 373 केल्विन है एट 1 atm प्रेशर। और देयर आर 100 डिवीजन्स और हर डिवीजन जो है वो 1 केल्विन। बेटा केल्विन में डिग्री नहीं होता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। और दूसरी बात, केल्विन में कभी भी टेम्परेचर नेगेटिव में नहीं होता, ये बहुत अहम बात है। अगली बात, ये रिलेशन है कि किस तरह आप डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में तब्दील कर सकते हैं, और ये रिलेशन है बिटवीन फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल में। ये थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा मुझे। ये डिग्री सेंटीग्रेड नीचे चला गया, ये 9/5 के बिल्कुल साथ होता है, ये मैं बाद में आपको कर दूंगा। जी बेटा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसको आप जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। ये इक्वेशन किस तरह से बनी?
बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ के अंदर मुख्तलिफ वेरिएबल्स जो हैं उनको कांस्टेंट रखा गया। ऑल दीज लॉज आर कंबाइंड, ये तीनों लॉज को कंबाइन करके एवोगैड्रोस जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन या जिसे आप यूनिवर्सल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, ये बनाई गई। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है? कहता है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ओवर इट, और एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो इसका मैथमेटिकल रिलेशन आपके सामने आ गया, दैट इज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स इसमें कांस्टेंट है। अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है जी, एट कांस्टेंट प्रेशर, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, और इसका मैथमेटिकल रिलेशन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, और इसमें प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। एवोगैड्रोस लॉ अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका तस्करा आ गया तो लिहाजा हमें इसको बताना चाहिए। कहता है वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स। भाई सीधी सी बात है, जितने मोल ज्यादा लेंगे उतना वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता चला जाएगा, अगर मोल्स कम लेंगे तो वॉल्यूम भी जो है वो कम होगा। तो इसमें प्रेशर और टेम्परेचर बेटा दोनों कांस्टेंट होते हैं, और ये आपके पास आ गया एवोगैड्रोस लॉ। एक बात यहाँ पे बच्चे जब टेक्स्ट बुक देखेंगे और ये वाला मटेरियल देखेंगे तो वो थोड़ा सा उनके ज़हन में एक सवाल उठेगा कि पटी साहब को पता नहीं की बीमारी है विच ला विच तुम देते हैं बॉयल्स और चार्ल्स लॉ। बोर्ड में जब हम इवैल्यूएशन करते हैं पेपर्स की तो यहाँ फर्क पड़ता है कि एक्सपीरियंस टीचर और इन एक्सपीरियंस, जब हम पेपर्स की इवैल्यूएशन करते हैं तो बेटा अगर ये लॉज ना लिखे हुए हो, इनकी वर्डिंग ना लिखी हुई हो, तो आपके नंबर लूज हो जाते हैं। अगर 4 नंबर की जनरल गैस इक्वेशन हुई हो तो आप ये दोनों लॉज जैसे बुक में लिखा हुआ है वैसे लिख के आ जाएंगे, तो आपको 1 नंबर इसका कम मिलेगा क्योंकि आपने लॉज नहीं लिखे। अब आप कहेंगे कि किताब में भी तो नहीं लिखे हुए। बेटा जी किताब में इसलिए नहीं लिखे हुए कि उन्होंने ये रेफर कर दिया होता है कि बच्चे समझ जाएंगे, पहले अभी पढ़ के आए, ठीक है, वहाँ हवाला मौजूद है। लेकिन जब आप पेपर में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं इतने सेक्शन में, तो उसके अंदर हवाला नहीं चलता, उसके अंदर वो चीज वहां पे रिप्रोड्यूस करती है। जी बेटा नेक्स्ट हम बात को बढ़ाते हैं। इफ नन ऑफ द वेरिएबल इज केप्ट कांस्टेंट, अगर कोई भी वेरिएबल आप कांस्टेंट ना रखें तो ऑल अबव रिलेशनशिप्स कैन बी जॉइंड। जब आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तो ये आ जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N T और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। जो पिछले वाले तीनों है वो मर्ज कर दिए। बेटा जब आप अल्फा हटाएंगे तो आपको कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट हम यहाँ पे R लगाते हैं, और R इज नोन एज जनरल गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये जनरल गैस कांस्टेंट भी आज हमारे लेक्चर का हिस्सा होगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा इसको हम रीअरेंज कर देंगे तो दिस इज जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन कह देंगे, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन कह देंगे। दिस इज द फाइनल फॉर्म PV इज इक्वल टू nRT। ओके, पेपर में बाज दफा 4 नंबर की सिर्फ यही आ जाती है, प्रूफ PV इज इक्वल टू nRT। तो जहां से हमने शुरू किया है ये टॉपिक सिर्फ आपने यहाँ तक लिखना होगा। हाँ बाज दफा ये आ जाता है प्रूफ जनरल गैस इक्वेशन, फिर यहाँ पे खत्म नहीं होगा, फिर आज से अगला पॉइंट भी आ जाएगा। दिस इक्वेशन इज आल्सो टर्म्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन और यूनिवर्सल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। बेटा n क्या है? मोल, और n अगर 1 मोल हो जाए तो फिर बेटा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन रह जाएगी PV इज इक्वल टू RT। और यहाँ से आप ये कह लें T को उठा के अगर आप PV के नीचे ले आए यहाँ पे, तो ये बेटा PV ओवर T इज इक्वल टू R हो जाएगा। हाँ जी, it means that ratio of PV to T is a constant quantity and that constant is general gas constant, that is R। तो आप कह सकते हैं P1 V1 by T1 is equal to R, और similarly P2 V2 by T2 is equal to R, P3 V3 और T3 is equal to R, और सारा कुछ जो है क्योंकि ये कांस्टेंट है तो आप इसको R के बराबर कर दें। जी बेटा अब
अगर तो जनरल गैस इक्वेशन का प्रूफ आए तो जहां हमने अभी इख्तिताम किया है वहां तक कर, ठीक है। बाज दफा जो श्रूड एग्जामिनर होता है, पेपर सेटर होता है, वो पेपर सेट करते वक्त वो प्रूफ मांग लेता है एक और, वो प्रूफ अभी आ रहा है, वो है पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सवाल दो तीन तरीकों से आता है। एक तरीका ये भी है कि प्रूफ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो मैंने आपको गाइड कर दिया, स्टार्ट से शुरू करना है, एन आर टी तक जाना। अगर आ जाए प्रूफ जनरल और आइडियल और यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, तो जितना अभी तक हमने कर लिया है पिछले स्लाइड तक, वहां तक आपने करना है, मजीद इसमें कुछ नहीं करना। हाँ जी, अगर सवाल आ जाए प्रूफ पी एम इज इक्वल टू डी आर टी या प्रूफ डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी, तो इसमें बच्चे बहुत हमाकत करते हैं। मैंने इसीलिए ये जो टॉपिक है इसको मैंने यहाँ पे सारा जोड़ दिया है, इकट्ठा कर दिया, ठीक है। जैसा सवाल आए उसके मुताबिक आपने अपने आंसर को मॉडिफाई करना। मैंने आपको गाइड कर दिया कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आए तो किस तरह कहाँ तक लिखना है, जनरल गैस इक्वेशन आ जाए तो कहाँ तक लिखना है। फिर मैंने आपको बताया कि पी एम इज इक्वल टू डी आर टी आ जाए और या डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी आ जाए, तो आगाज आपने वहीं से करना है जनरल गैस इक्वेशन, और ये डेंसिटी वाला पोर्शन है ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। फॉर कैलकुलेटिंग द डेंसिटी of ideal gas we substitute the value of n, इसके अंदर ये n को सब्सिट्यूट करना, ठीक है। तो n क्या होता है, n होता है m ओवर कैपिटल सॉरी कैपिटल m, यस। तो इसके अंदर जब ये रखेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी बेटा, ये n और ये जब इसके अंदर रखा तो ये इक्वेशन ये बन गई पी वी इज इक्वल टू एन की जगह स्मॉल एम और कैपिटल एम रख दिया तो ये आर टी। जी बेटा, इसको रीअरेंज करें, क्या करें, बी और एम को सब्स्टिट्यूट कर दें एक दूसरे की जगह पे, तो ये एम बाई वी आ गया। और आप जानते हैं एम बाई वी क्या होता है बेटा, जी किसी की आज आवाज नहीं आ रही, बड़ी खामोश है, अल्लाह ही खैर करे। डी होती है डेंसिटी होती है एम बाई वी, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास रिलेशन आ गया पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, डी इज इक्वल टू एम बाई वी। दिस इज द रिलेशन जो अभी मैं चंद लम्हे पहले आपसे कह रहा था कि ये सवाल में आता है कि जनाब ये प्रूव करें, ये वाला जब ये प्रूव करना है तो आपने यहाँ तक आपने ये इक्वेशन, ठीक है। और अगर ये मांग ले, इसका प्रूफ मांग ले, तो एक स्टेप थोड़ा सा और आगे है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ये बेटा हमने इसको रीअरेंज कर दिया, आर टी को उठा के पी एम के नीचे रख दिया, तो ये डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी हो गया। इसमें एक चीज और इजाफा करनी है, आपने ये बताना है कि ये रिलेशन में क्या है। ये रिलेशन बताता है कि डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस इज directly proportional to pressure and molar mass and inversely proportional to absolute temperature or the temperature of the cavity। जी जनाब, यहां तक कोई सवाल? सर जी थोड़ा सा फॉर्मूला दोबारा से बता दें। कौन सा वाला बेटे? सर ये पी वी इज इक्वल्स टू एम और स्मॉल एम और कैपिटल एम और मल्टीप्लाई बाय आर। यस सर, ये ठीक हो? यस सर। बेटा हमने जो इक्वेशन प्रूव की थी, मैं लिख के आपको हमने पीछे इक्वेशन प्रूव की थी किसी टॉपिक में, पी वी इज इक्वल टू एन आर, ठीक है।
एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ मोल्स। और मोल कैसे निकालते हैं? आपने बेटा पहले चैप्टर में ये चीज नहीं पढ़ी हुई, वो आ जाएगी वहां पे, जो हम पीछे से रिवाइज कर रहे हैं उसमें ये चीज आ जाएगी। ठीक है, इस एन की जगह बेटे हमने ये चीज यहाँ पे फीड कर दी। जब ये रख देंगे तो ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू स्मॉल एम ओवर वी आर, ये हो रहा रिलेशन। ओए हो, आई एम सॉरी, यहाँ पे फिर मैं गलती कर गया, ये कैपिटल है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास ओवर मोलर मास, तो ये मास ओवर मोलर मास, ये आपके पास रिलेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस v और m को एक दूसरे के साथ बदल देते हैं, तो इक्वेशन हो जाएगी पी एम इज इक्वल टू एम बाई वी आर टी। ठीक है, ये वाला रिलेशन आ गया। अब m बाई वी क्या होता है? ये होती है डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू m बाई वी। तो बेटा हम इसको डेंसिटी से बदल देंगे, तो इक्वेशन आपके पास आखिरी आ गई पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। ये प्रूफ के तौर पे आती है, ये वाला मैंने आपके पास है ये। ठीक है जी, तो बेटा इसी को रीअरेंज कीजिए। रीअरेंज कैसे करें? डी को उधर ही रहने दें, तो पी एम के नीचे आ जाएगा आर। तो ये सवाल 4 तरीकों से आता है, फिर सुन लीजिए 4 तरीके कौन कौन से, जरा सारे बच्चे मुतवज्जो हों। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा। ठीक है जी, तो ये जिस तरह से आया हो बेटे उस तरह से आपने इसको मॉडिफाई करके लिखना है, अन्यवान ही लिख देना। ठीक है, अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको बताना मकसूद है, वो ये है, बुक में चूंकि ये जो डेंसिटी वाला पोर्शन है ना, ये बिल्कुल अलग अलग दिया हुआ है, पेज नंबर 50 पे जाके बिल्कुल अलग अलग दिया हुआ है। पेपर में जब ये तीसरा या ये चौथा क्वेश्चन आता है ना, तो भला क्या होता है, बच्चे समझते हैं ओ बहुत आसान आ गया, वो इतना सा लिख के आके ना, तो ये समझते हैं कि हमने सारा लिख दिया। तो आप यकीन करें, अगर आप इतना लिख के आते हैं तो एग्जामिनर सीधा सीधा इसके ऊपर क्रॉस लगाता है और आपको 0 नंबर। मैंने आपको बताया है कि तीसरा और चौथा जब आपने करना है तो आपने आगाज करना है पहले सफे से, जहां से आज हमने ये जनरल गैस इक्वेशन शुरू की है। आपने जाना है इक्वेशन जो है ना, दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी तक, वहां तक, और वहां से आगे ये डेंसिटी वाला पोर्शन होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये इस चैप्टर का बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। जी बेटा आगे चलते हैं। अगला हमारा सेक्शन है जनरल आइडियल और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो अभी हमने इस पिछले टॉपिक सर एक बात पूछनी है। जी जी बेटे। सर ये जो जनरल गैस इक्वेशन वाला जो बुक में टॉपिक है, आपने कहा है कि अगर हमें मोल्स 1 मोल तक आए तो हमने पूरा टॉपिक यानी लिखना है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है मोलर गैस कांस्टेंट P1 V1 over T1 is equal to R, तो हम ये भी लिखेंगे ना सारा सर? जी जनाब, जनरल गैस इक्वेशन का अगर सवाल आएगा तो यहाँ तक लिखेंगे आप, मैंने निकाल लिया वो वाली स्लाइड 24वीं स्लाइड के एंड तक। ठीक है जी, अगर अगर बेटे मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई बात पूछ लें जितनी मर्जी पूछ लें, बातें क्लियर होनी चाहिए। असल बात ये है कि अगर इसका आ जाए ना प्रूफ, तो फिर आपने यहाँ तक। ठीक है, अगर लिखा जाए प्रूव जनरल गैस इक्वेशन, फिर आपने कोशिश करनी है कि आपने इसको यहाँ तक। ठीक है, और अगर वो थर्ड और फोर्थ जो क्वेश्चन है, वो जो अगली स्लाइड पे आता है, वहां आपने क्या करना है, यहां तक ये लिख के तीसरे और चौथे के लिए ये वाला चीज नहीं लिखनी, यहां से डायरेक्ट आगे जंप ओवर कर जाना। कहां जंप ओवर कर जाना है? यहां। ठीक है, ये सारा उसमें डाल के जैसा आपको पूछा गया हुआ है वहां तक आप। ठीक हो गया जी। अच्छा एक और बात, एक टेस्ट आपका मैंने रखना है अब सेकंड चैप्टर का।
ठीक है, फर्स्ट चूंकि अभी हम रिवाइज कर रहे हैं दोबारा से, फर्स्ट का टेस्ट वो रिवीजन के बाद लेंगे। सेकंड चैप्टर का आपने टेस्ट देना है, दैट इज ऑन मंडे। ठीक है, उसमें क्या होगा, इसमें मैंने कुछ गाइड नहीं करना, मेरी मर्जी है, मैं उसमें से चाहे लॉन्ग क्वेश्चन डालूं, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन डालूं, चाहे मैं एमसीक्यूज डालूं, सारा कुछ आपने करना है। ठीक है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। ठीक हो गया जी? जी बेटा, हमारा अगला सेक्शन है जनरल और आइडियल गैस कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ आर कैन इजीली बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एवोगैड्रोस प्रिंसिपल। या एवोगैड्रोस लॉ हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ अब वो यहाँ पे दोबारा पढ़े, विच स्टेट्स कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इतना होता है, जिसे आप मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 atm, और वैल्यू ऑफ आर डिपेंड करती है यूनिट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। जी बेटा, n इज इक्वल टू 1 मोल, वॉल्यूम ये, टेम्परेचर ये और प्रेशर ये। जब आप इसको फीड करेंगे इस रिलेशन के अंदर तो बेटा जी, तो ये आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अगर यूनिट ऑफ वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब कर लिए जाए, यहाँ ये डेसीमीटर क्यूब थे, ये थोड़ा सा एरर आ गया, इसके पीछे छुप गया है, तो हम इसको सेंटीमीटर क्यूब कर लेंगे, तो बेटा फिर आर की जो वैल्यू है वो जब दोबारा आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी। सिंपली क्या हुआ है, जरा गौर फरमाइए, हमने यहाँ ये वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में लिया तो वैल्यू ये आई और इसके यूनिट्स आए हैं atm, dm क्यूब, पर मोल, पर केल्विन। अगले स्टेप में हमने वॉल्यूम क्या कर लिया है सेंटीमीटर क्यूब में। ये देखिए, ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो गया, तो वैल्यू आपके पास आ गई ये, और यूनिट्स क्या आ जाएंगे atm, cm क्यूब। ठीक है जी, पर मोल, पर केल्विन, ये आप लगा लें atm, cm क्यूब, पर मोल, पर केल्विन। ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू। ठीक है जी बेटा, आगे हम बात को बढ़ाते हैं। If pressure is used in torr or millimeter Hg instead of atm, फिर क्या हो जाएगा? तो फिर देखिए, प्रेशर हमने टॉर या मिलीमीटर Hg में ले लिया, बेटा जब कैलकुलेशन करेंगे ये टॉर लगा दिया तो ये आपके पास जवाब ही आ जाएगा। ठीक है जी, दैट इज टॉर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। और इसी तरह से अगर प्रेशर टॉर में हो और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में कर लें तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर देखिए, फिर ये आपके पास ये वाली इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 62400 टॉर पर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। हमने क्या किया है, मैं आपको सादा सी बात बताऊं, हमने R इज इक्वल टू PV ओवर NT में P और V के यूनिट्स बदल बदल के हमने R की मुख्तलिफ वैल्यूज कैलकुलेट। ठीक है जी, आगे मैं बात को बढ़ाता हूँ, आगे हम आएंगे इन सिस्टम इंटरनेशनल और ऐसा यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। फिर क्या हो गया बेटा जी, उसमें N1 मोल, वॉल्यूम अब मीटर क्यूब में आ जाएगा, टेम्परेचर वही और प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाएगी। अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो दिस इज इंटरेस्टिंग, तो गौर फरमाइए, प्रेशर के यूनिट्स ये, वॉल्यूम के सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स ये, जरा गौर फरमाइए, ये जो बटे के नीचे है ना, ये हर जगह पे सेम ही है। तो मैंने आपको अभी इब्तिदा में बताया था, क्या बताया था बेटा, बताया ये था कि प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स चेंज होने हैं, बाकी किसी के नहीं होने। तो ये प्रेशर के यूनिट्स ये लगे, वॉल्यूम के यूनिट्स ये लगे, ये है पर मीटर और ये है मीटर क्यूब, पर मीटर स्क्वायर ये मीटर क्यूब।
तो ये 1 मीटर बन जाएगा। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? ये होता है जूल। ठीक है, तो ये आपको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। जी बेटा, जब आप इसके यूनिट से 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लगाएंगे तो ये आप देखिए, ये आपके पास आर की ये एसआई यूनिट्स में वैल्यू आ गई, दैट इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि बेटा एक और यूनिट है, वो है कैलोरी, और एक कैलोरी होती है 4.814 जूल के। हाँ भी, माहिरा है? यस सर। माहिरा जी बेटा, ये बड़ा कौन हुआ? एक कैलोरी में 4 जूल है। आज आमना किधर है? जी हमायल, एक कैलोरी में 4 जूल है, बड़ा कौन हुआ? जिसमें 4 है। कौन बड़ा हुआ? कैलोरी बड़ी स्क्रीन हुई, पे जूल कुछ बड़ा आ नहीं हुआ। रहा है। ये देखें आ रहा है, ये मैंने एनसर्कल किया हुआ बेटा। आगे कैलोरी बढ़ा हुआ। कैलोरी बढ़ी हुई है, बिल्कुल कैलोरी बढ़ी हुई है। एक कैलोरी में 4 जूल है जी, वाकई जी कैलोरी बढ़ी। तो अब आप इसको, यानी ये जो जूल पर मोल पर केल्विन है, इसको कैलोरीज पर मोल पर केल्विन में भी तब्दील कर सकते हैं। क्या करेंगे बेटा? बहुत सिंपल सी बात है। ये देखिए, एक कैलोरी में 4.814 जूल है। तो बेटा जब आप इसको 8.314 को 4.184 पे डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट 1.987, दैट इज कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। ये आर के हमने बेटा आज तकरीबन 6 यूनिट्स जो है वो कैलकुलेट किए। ठीक है, और ये जो 6 के 6 यूनिट्स हैं, 2 हमने पिछले पेज पे किए थे, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और बेटा छठा ये जो आर की वैल्यू है, दिस इज आल्सो ए लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और ये सारे के सारे यूनिट्स आपने करने हैं अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए। हाँ, अगर आपसे कोई 2 यूनिट्स प्रूव करने के लिए कह दिया जाए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से सेट होते हैं। ठीक है, जैसा वो पंजाबी कहते हैं ना, जिफो जिहा मुंह होवे वैसी चपेड़ मार देना। जो वैल्यू उसने पूछी हुई हो, ठीक है, तो आपने वो वैल्यू निकाल के उसको दे। ठीक है, कैलकुलेशंस आपके सामने है सारी की सारी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज कुछ नहीं है। आज ये जो आपसे मैंने 10 मिनट मांगे थे, वो बुनियादी तौर पे इसलिए मांगे थे कि ये मटेरियल सारा तैयार होने वाला है। ठीक है, तो वो मटेरियल तैयार करते करते थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। जी बेटा, कोई सवाल? आज आमना किधर है? अनिका, आमना किधर है आज? सर अपने घर में ही। तो बाकी क्लासेस में थी? सर देखा नहीं उसे मैंने, नहीं थी नहीं शायद। थी। अल्लाह खैर करे, तबीयत उसकी ठीक हो। वैसे तबीयत आज वकील साहब की भी आवाज आ रही है। मैं कुछ सवाल करने जा रहा था, आयशा का सवाल कोई रह गया दरमियान में। जी आयशा जी बेटा। सर, वो ना सर मैंने अभी वो डिवाइड किया तो शायद मेरा कैलकुलेटर खराब है। मेरा आंसर आ रहा है 1.727। कैलकुलेटर नहीं खराब, आपको कैलकुलेटर की अलग ट्यूशन पढ़नी पड़ेगी। अब्बा जी को पकड़िए, उन्हें बताइए कि ये देखिए, ये सर ने कैलकुलेशन की है, इसका और है, तो मेरी कैलकुलेशन में इसका और आ रहा है, क्यों ऐसा है। ठीक है, नोट्स उधर अवेलेबल है डाउनलोड के सेक्शन में। मैंने आपको उसका एड्रेस बताया हुआ है। नई वेबसाइट में ना उसका डाउनलोड का मैं लिंक दोबारा नया बना रहा हूँ, ताकि कल अब मैं उसके ऊपर टाइम लगाऊंगा थोड़ा सा,
तो जो उसके अंदर कम बख्तियाँ हो गई हैं तो नए डेवलपर ने उसकी जो है ना मदर सिस्टर बंद कर दी है, वो इंशाल्लाह कल तक ठीक कर देगी। जी अरीशा बेटे, यस सर। अब क्लियर हो रहा है कुछ? यस सर, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हाँ नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। आप सवाल किया करें, ठीक है? जहाँ कहीं मुझे आज अच्छा लगा आपने दरमियान में पूछ लिया, दरमियान में ही पूछा करें, बल्कि जहाँ कहीं फंस रहे हो किसी भी टीचर को, ये मैं आपको लर्निंग का एक प्रोसीजर बता रहा हूँ, नेवर शाई ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है? कभी इसमें शर्म महसूस ना करें, हाय पता नहीं बाकी कुड़ियां या बाकी मुंडे की कहेंगे, कोई मसला ही नहीं है। आप उन्हें कहें कि जनाब सर ये मसला है, ये सर ये इधर आए जरा सर, यहाँ से मुझे क्लियर नहीं हुआ, ठीक है? और अच्छे स्टूडेंट में और मेरे जैसे नलायक स्टूडेंट में बस यही फर्क होता है, हम सवाल नहीं करते थे, हमें ये अकल आई जाके एमएससी में, ठीक है? तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें ये अकल इधर ही एफएससी में ही आ जाए, ठीक है? उन्हें सवाल पूछने में कोई आद ना। ओके सर। मुजरा की आवाज नहीं आनी, ये देखो इसकी आवाज ऐसे आती है जैसे मरीज से बोल रही है। चलें, अल्लाह खैर रखे, बाकी बातें इंशाल्लाह। आज मैं ना दूसरी वाली क्लास नहीं ले पाऊंगा, मेरी ना तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, ठीक है? मैं माजरत चाह रहा हूँ, कल बल्कि परसों ही आप करेंगे उसका जो पिछला चैप्टर, ठीक है बेटे? ओके, अल्लाह हाफिज।